फैमिली व्लॉगर्स कैमरा के सामने वही चीज दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, लेकिन इस कैमरा के पीछे की डार्क रियलिटी कोई नहीं जानता। So you all made me go through all this just for a stupid prank. इसी तरह फेमस फैमिली व्लॉगर जॉर्डन चियन की एक गलती की वजह से उसकी डार्क रियलिटी लोगों के सामने आ गई थी। जॉर्डन और उसकी फैमिली ने एक नए पप्पी को अडॉप्ट किया था। इस पप्पी के आने से जॉर्डन का बेटा काफी ज्यादा खुश था, लेकिन बाद में जॉर्डन को पता चला कि इस पप्पी को पार्वो है। पार्वो एक एक्सट्रीमली डेडली वायरस है अगर इसे जल्दी पकड़ा न जाए और इसका सही से इलाज न किया जाए। इसके बाद जॉर्डन अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करती है जिसके टाइटल में लिखा होता है वी आर हार्ट ब्रोकन। इस वीडियो में जॉर्डन अपने बेटे को उनके नए पप्पी के इस डिसीज के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद जॉर्डन का बेटा एक्सट्रीमली इमोशनल हो जाता है और उसे जेन्युइनली अपने पप्पी के लिए बुरा लगता है। लेकिन जॉर्डन इमोशनल होने की फेक एक्टिंग करती है, जिस बात का पता वीडियो के एंड में लगता है, जिसे जॉर्डन एडिट करना भूल गई थी। वीडियो को एंड करने के बाद जॉर्डन जल्दी से इस वीडियो के थंबनेल के लिए फोटो लेने की कोशिश करती है और अपने बेटे को सिखाती है कि कैमरा की तरफ देखकर कैसे रोना है और इसके थंबनेल के लिए कैसे पोज करना है। इसका बेटा जॉर्डन से बार बार कहता है कि मैं वाकई में रो रहा हूँ, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा मॉम। लेकिन जॉर्डन को चाहिए थी तो सिर्फ थंबनेल के लिए अच्छी पिक्चर। Look at me. I know, look at me. इस वीडियो को जॉर्डन ने जैसे ही पोस्ट किया उसके ऊपर हेट की बारिश होने लगी और लोगों ने उसे काफी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद जॉर्डन ने वीडियो के इस पार्ट को कट कर दिया। लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी तो उसने पूरी वीडियो को ही डिलीट कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काफी लोग इस वीडियो को डाउनलोड करके ट्विटर पर अपलोड कर चुके थे। जॉर्डन की एक गलती की वजह से उसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ चुकी थी। उसे हर जगह से काफी ज्यादा हेट मिल रही थी, जिसके बाद उसने एक अपोलोजाइज वीडियो को अपलोड किया जिसमें उसने अपने डिफेंस में कहा कि मैं वाकई में अपने डॉग के लिए दुखी थी। उस दिन वो मेरे अंदर की यूट्यूबर थी जो जल्दी से अपने वीडियो के थंबनेल के लिए फोटो लेना चाहती थी। लेकिन अगर एक बार आपने लोगों का ट्रस्ट खो दिया तो उसे वापस पाना काफी मुश्किल हो जाता है। इनकम फैमिली यूट्यूब पर नॉर्मल फैमिली व्लॉग्स अपलोड किया करते थे, जिसमें पेरेंट्स क्रिस और सारा अपने 3 बच्चों इजाबेल, इस्लाह और एस्मे के साथ फैमिली आउटिंग्स और हॉलीडेज के व्लॉग्स अपलोड किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे चैनल ग्रो होता गया इनके व्लॉग्स और भी ज्यादा पर्सनल होते गए और उस वक्त तो हद ही हो गई जब उनके घर उनका न्यू बोर्न बेटा जेस पैदा हुआ। जेस इनकम फैमिली के लिए ढेर सारा कंटेंट और पैसे लाने वाला था। मार्च 2019 में इनकम फैमिली एक वीडियो को अपलोड करती है जिसमें वो जेस की लाइव बर्थ और डिलीवरी को दिखाते हैं। इनकम फैमिली अपने पर्सनल मोमेंट्स को बिना किसी शर्म की लाखों लोगों को दिखाती है और इस दिन से इनकम फैमिली जेस की बर्थ से पैसे कमाना शुरू कर देती है। जेस के पैदा होने के ठीक 10 दिन बाद ही जेस के पेरेंट्स उसका इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। जहाँ दूसरे न्यूबॉर्न के पेरेंट्स का ज्यादातर ध्यान अपने बच्चों की फीडिंग और उसे सुलाने पर होता है, वहाँ जेस के पेरेंट्स उसके ज्यादा से ज्यादा फॉलोवर्स के लिए भाग रहे थे। लेकिन इन सभी चीजों के पीछे क्रिस और सारा की एक बहुत बड़ी वजह थी, जिसका पता जेस के पैदा होने के 4 महीने बाद लगा जब इनकम फैमिली ने एक वीडियो को अपलोड किया जिसका टाइटल था वी हैव अ वेरी स्पेशल सीक्रेट टू टेल, ह्यूज अनाउंसमेंट। इस वीडियो में जेस की मॉम सारा ने अनाउंस किया कि अब वो अपने न्यूबॉर्न बेटे जेस की तरह की दिखने वाली रेप्लिका डॉल्स सेल कर रहे हैं और वो भी $340 में। ये डॉल जेस से इतनी ज्यादा मिलती थी कि ये बताना मुश्किल था कि इन दोनों में से असली जेस कौन सा है। सारा और क्रिस को उनकी इस हरकत पर लोगों की तरफ से काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला, लेकिन जेस के पेरेंट्स ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे लाखों अनजान लोगों को अपने बेटे की डॉल्स बेचना पूरी तरह से एक नॉर्मल बात है। बुज़फीड इंटरव्यू में भी जेस के डैड क्रिस ने कहा कि जे डॉल्स उनके फैंस के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। लोगों की तरफ से इतने ज्यादा बैकलैशेस के बाद उन्होंने इसके बारे में एक वीडियो अपलोड की जिसमें सारा और क्रिस अपने न्यूबॉर्न बेटे जेस की डॉल्स पर मिलने वाले नेगेटिव कमेंट्स के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में भी वो अपनी गलती के लिए माफी मांगने की बजाय खुद को ही निर्दोष दिखाते हैं। डैडी ऑफ 5 एक ऐसा चैनल था जिसमें डैड मार्क, मदर हैदर अपने 5 बच्चों जेक, रियान, एम्मा, कोडी और एलेक्स के ऊपर फोर्स प्रैंक्स किया करते थे, जिसमें से 2 बच्चे ऐसे थे जिन पर मार्क और हैदर सबसे ज्यादा प्रैंक्स किया करते थे, जिनमें से एक 10 साल का बच्चा था कोडी एक्चुअली में हैदर का सुतेला बेटा था जिसे ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर ODD नाम की एक बीमारी थी। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसमें बच्चों को गुस्सा बहुत ही जल्दी आ जाता है, छोटी छोटी बात पर वो चिढ़ जाते हैं और बहस करने लगते हैं। इस डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए ऐसे बच्चों की बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है और इन बच्चों को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना पड़ता है। लेकिन मार्क और हैदर जैसे पेरेंट्स के लिए
कोडी एक परफेक्ट टारगेट था प्रैंक्स करने के लिए, क्योंकि दूसरे बच्चों जैसे कि एम्मा के कंपैरिजन में कोडी का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होता था। एम्मा मार्क और हैदर के प्रैंक्स के ऊपर बेयरली कोई रिएक्शन देती थी। Well, I'll tell you why we don't never prank Emma. It's simply because Emma cannot be pranked. ऑन दी अदर हैंड कोडी का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होता था और इन वीडियोस पर व्यूज भी ज्यादा आते थे। ये बात मार्क और हैदर को समझ आ चुकी थी, इसलिए वो कोडी पर एक्सट्रीम प्रैंक्स करने लगे। इसमें से एक प्रैंक था जब वो कोडी को कहते हैं कि वो उसे किसी और फैमिली को अडॉप्ट करने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अनोइंग है। शुरू में तो कोडी ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और उनसे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी फैमिली उसे किसी और को दे दें। लेकिन जैसे ही कोडी के डैड मार्क कोडी की चीजें सूटकेस में पैक करना शुरू करता है तो कोडी का एटीट्यूड चेंज होना शुरू हो जाता है। इसके बाद मार्क एक फेक फोन कॉल करता है जिसमें वो कहता है कि कोडी का बैग पैक हो चुका है, आप उसे आकर ले जाएं। फिर कोडी मार्क से रोते हुए कुछ ये कहता है। A room over there. They actually cared about their children would not do this. एट दी एंड मार्क ये एडमिट करता है कि ये एक प्रैंक था, लेकिन उस वक्त तक कोडी की फीलिंग्स काफी ज्यादा हर्ट हो चुकी थी। मार्क को कोडी के इमोशन से कुछ फर्क नहीं पड़ा और उसने इस प्रैंक को एक सक्सेसफुल प्रैंक कहा। एक और एक्सट्रीम प्रैंक था जिसमें मॉम हैदर अपने कारपेट पर इनविजिबल इंक को फेंक देती है और इल्जाम कोडी के ऊपर लगा देती है। इसके बाद कोडी का बाप मार्क और उसकी सौतेली माँ हैदर कोडी के ऊपर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि उसकी पूरी बॉडी कांप जाती है। कोडी का फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है और वो जोर जोर से रोते हुए ये कहता है कि उसने ये इंक नहीं फेंकी। इसके बाद कोडी का भाई एलेक्स उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन मार्क और हैदर उस पर भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं और फिर वो दोनों कंटिन्यूअसली रोते रहते हैं। एट दी एंड मार्क और हैदर उन्हें बता देते हैं कि ये एक प्रैंक था और किसी ने भी कुछ नहीं किया। मार्क जोर जोर से हंस रहा होता है और कोडी डर के मारे कांप रहा होता है। इस एक्सट्रीम प्रैंक के बाद मार्क और हैदर इस वीडियो को एंड भी कोडी से कुछ इस तरह करवाते हैं। Don't forget to like and subscribe to Dat85 Mommy and Mommy. मार्क और हैदर पागलों की तरह कोडी पर हंस रहे होते हैं और कोडी कांपता हुआ उनके चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए कहता है। इस तरह के कई एक्सट्रीम प्रैंक्स वो कोडी के ऊपर कर चुके होते हैं, जिसके बाद फाइनली मार्क और हैदर पुलिस और कोर्ट की नजरों में आते हैं। कोर्ट कोडी और एम्मा की कस्टडी वापिस से उनकी बायोलॉजिकल मदर रोज हेल को दे देती है और अब वो दोनों खुशी खुशी अपनी मॉम के साथ रह रहे हैं। रोज हेल का कहना था कि हैदर और मार्क ने कोडी का ब्रेन वॉश किया था, जिसकी वजह से वो मुझसे नफरत करने लगा था। एम्मा और कोडी के जाने के बाद मार्क और हैदर ने अपने चैनल का नाम डैडी ऑफ 5 से बदलकर फैमिली ऑफ 5 कर दिया और फिर से वीडियोस अपलोड करने लगे, लेकिन यूट्यूब ने उनके चैनल को परमानेंटली डिलीट कर दिया। वो दोनों इसके बाद भी बाज नहीं आए और उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जिस पर वो $5 पर मंथ का प्रीमियम चार्ज करते थे उनकी वीडियोस को दिखाने के लिए, लेकिन इस वेबसाइट को भी डिलीट कर दिया गया। मार्क और हैदर ने जो कोडी के साथ किया था उसके लिए लोग उसे कभी माफ नहीं करेंगे। 8 पैसेंजर्स 30 अगस्त 2023 की सुबह इवंस उटाह में सख्त गर्मी पड़ रही थी। टेम्परेचर 100 डिग्री को भी पार कर चुका था। इतनी गर्मी में 12 साल का एक बच्चा बिना किसी शूज के अपने कमरे की खिड़की को टाप कर अपने घर से बाहर आता है। तपती गर्मी में चलकर अपने नेबर की डोरबेल बजाता है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता और फिर वो अगले घर में जाकर उनकी डोरबेल बजाता है, लेकिन यहाँ भी कोई बाहर नहीं आता। जैसे ही वो बच्चा निराश होकर जाने लगता है तो लकीली एक आदमी उस दरवाजे से बाहर आता है। वो बच्चा उस आदमी से बहुत ही पोलाइटली एक फेवर मांगता है कि उसे पास ही के पुलिस स्टेशन में ले जाएं। उस आदमी को उस 12 साल के बच्चे की हालत काफी स्ट्रेंज लगती है और वो उसे जल्दी से बैठने के लिए कहता है। वो बच्चा जख्मों से ढका हुआ था, उसकी हर एंकल के अराउंड डक टेप लिपटी हुई थी और उसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो कई दिन से भूखा है। वो आदमी उस बच्चे को कुछ खाने के लिए देता है और उस बच्चे से पुलिस स्टेशन जाने का रीजन पूछता है। बच्चे की कहानी सुनकर लिटरली उस आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो पुलिस को फोन करता है। I just had a 12-year-old boy show up here at my front door asking for help. This kid has obviously been detained. He's obviously covered in wounds. Okay. Take the police unit down. वो बच्चा असल में बेटा था फेमस यूट्यूबर रूबी फ्रैंकी का। Fake being happy. Okay? I don't know if I can right now. रूबी फ्रैंकी और उसके हस्बैंड ने 2015 में 8 पैसेंजर्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल को बनाया था, जिसमें वो अपने 6 बच्चों के साथ व्लॉग्स अपलोड किया करते थे। शुरुआत में रूबी सबको दूसरी मॉम्स की तरह ही एक नॉर्मल मॉम लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे 8 पैसेंजर्स के सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे वैसे वैसे रूबी की सच्चाई भी लोगों के सामने आ रही थी।
रूबी छोटी छोटी बातों पर अपने बच्चों को पनिशमेंट्स दिया करती थी। I'm only gonna say it one more time, and then you're gonna lose the privilege to eat dinner. रूबी के छोटे बेटे ने एक बार अपनी सॉक्स को गार्डन में छोड़ दिया तो रूबी ने उसे 10% की पनिशमेंट दी। रूबी की सबसे छोटी बेटी ईव जो कि 6 साल की थी, उसे अपना लंच खुद बनाना पड़ता था और एक दिन ईव अपना लंच पैक किए बगैर ही स्कूल चली गई तो उसकी टीचर ने रूबी को ईव का लंच लाने के लिए कहा तो रूबी ने उसकी टीचर को कहा कि ये ईव की गलती है कि उसने अपना लंच पैक नहीं किया तो उसे आज भूखा ही रहना पड़ेगा। Hopefully nobody gives her food and nobody steps in and gives her a lunch. एक बार रूबी ने अपने बड़े बेटे से 7 महीनों तक बेड छीन लिया था, वो भी सिर्फ इतनी सी बात पर कि उसने अपने छोटे भाई रसल के साथ ये प्रैंक किया था कि वो सब डिज्नीलैंड जा रहे हैं, तुम अपना बैग पैक कर लो। रूबी अपने बच्चों को ये पनिशमेंट देकर स्ट्रॉन्ग और पावरफुल फील करती थी। उसे अच्छा लगता था अपने बच्चों पर कंट्रोल रखना और उन्हें खुद से वीक फील करवाना। As long as you're living in my home, it is my job to know everything about you. You don't get to sneak, you don't get to hide, you don't get to have secrets. रूबी की ये आदत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही जा रही थी, जिससे सबसे ज्यादा सफर उसका सबसे छोटा बेटा रसल और सबसे छोटी बेटी ईव होने लगे थे। लेकिन रसल ने हिम्मत करके अपनी और अपनी छोटी बहन ईव दोनों की जिंदगियों को बचा लिया था। रसल की वजह से रूबी के नेबर ने पुलिस में उसके खिलाफ कॉल की। पुलिस ने फिर बिना किसी देरी के रूबी के घर पर छापा मारा और उसे और उसकी फ्रेंड जोडी हिल्डरब्रैंड को अरेस्ट किया, जिसके साथ मिलकर रूबी लोगों को इंटरनेट पर पेरेंटिंग एडवाइस दिया करती थी। I love children. I love your children. And I have a very sacred charge to help you protect them. रसल ने पुलिस को बताया कि उसकी छोटी बहन भी उसी घर में मौजूद है, जो हो सकता है अब तक मर चुकी हो। लकीली ईव को कुछ नहीं हुआ था। वो घर के एक कमरे में बंद थी, जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वो किसी से ना ही कुछ बात कर रही थी और ना ही कुछ एक्ट कर रही थी। 2 घंटों तक उस बच्ची को कंफर्टेबल करने के बाद फाइनली ईव ने रिस्पॉन्स किया जब पुलिस ने उसे पिज्जा के बारे में पूछा। रूबी को कोर्ट ने अपने बच्चों को अब्यूज करने के जुर्म में 30 साल कैद की सजा सुनाई और उससे उसके 4 सबसे छोटे बच्चों की कस्टडी भी छीन ली गई। रूबी का बड़ा बेटा और उसकी बड़ी बेटी भी इस न्यूज से काफी खुश थे। अगर आज इन फैमिली व्लॉगर्स के लिए प्रॉपर रूल्स और गाइडलाइन सेट ना की गई तो मेरे ख्याल से आगे फ्यूचर में इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है।